सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, कश्मीर में जो जुल्म बर्बरियत भारत कर रहा है, वहाँ पर भी ये जुल्म बर्बरियत के बाद भारत का जंगी जुनून किसी भी तरीके से कम होने का नाम नहीं ले रहा। कल एक बार फिर LOC की खिलाफ वर्जी की गई, 5 जवानों को शहीद किया गया और आज भारतीय वज़ीर दिफा का ये बयान सामने आया और उन्होंने एक गीदड़ भभकी जो कि पाकिस्तान को दी है। वो ये कहते हैं, राजनाथ सिंह जो कि भारतीय वज़ीर दिफा हैं, वो कहते हैं कि पोखरान वो इलाका है जिसने भारत को जौहरी ताकत बनाया और वो ये भी कह रहे हैं कि कभी भी जौहरी हमले में पहल नहीं की, भारत ऐसा कभी नहीं चाहता, लेकिन अगर मुस्तकबिल में ऐसा कुछ करना पड़ा तो हालात और वक्त को देखकर फैसला किया जाएगा। पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत सबसे बड़ा दहशतगर्दी फैलाने वाला मुल्क है। पूरी दुनिया अब ये जान चुकी है कि कश्मीर में जुल्मों से सितम करने वाला, कश्मीर में मासूम बच्चों को पैलेट गन का निशाना बनाने वाला भारत है। जब ये तमाम तर चीज़ें पूरी दुनिया के सामने अब बेनकाब हो चुकी हैं तो हम देख रहे हैं कि भारत की हरदर्मी वहीं पर बरकरार है। भारत बार बार आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करता है, कभी लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करता है तो कभी इस तरह की गीदड़ भभकियाँ देता है। लेकिन भारत ये जान ले कि इन गीदड़ भभकियों में पाकिस्तान आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। हम बातें नहीं करते, हमारी पाक फ़ौज, हमारी हुकूमत अमल करके दिखाती है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नाजरीन। हमारे जो आज के मेहमान हैं उनसे आपका बता देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और शाहिद अमीन साबिक सफ़ीर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए सबसे पहले शाहिद साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, जो गीदड़ भभकियाँ दे रहा है भारत, जो जंगी जुनून भारत पर सवार है, जिसका मैंने जिक्र किया अपने इंट्रो में, अब तो पूरी दुनिया जान चुकी है भारत की जो ये अज़ाइम है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके हैं। अगर हम अपनी बात करें, पाकिस्तान की कोशिशों की, काविशों की बात करें, आप उसको किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान जिस सिमत में जा रहा है सिफारती हवाले से, वो ठीक है? मेरे ख्याल में सिफारती महाज पे तो पाकिस्तान को काफ़ी कामयाबी हुई है, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मसला साल के बाद उठाया जा रहा है। इनफैक्ट 1964 के बाद जी। और इत्तेफाक से मैं न्यूयॉर्क में था, मैंने वो सिक्योरिटी काउंसिल का सेशन अटेंड किया था। अच्छा। जिसमें भुट्टो साहब ने पाकिस्तान का केस पुटअप किया था। उस वक्त मसला ये था कि सोवियत यूनियन का वीटो हिंदुस्तान के हक़ में इस्तेमाल हो रहा था, जिसकी वजह से सिक्योरिटी काउंसिल पैरालाइज हो गई थी। अब ये है सिचुएशन के हिंदुस्तान ने जो कश्मीर में कदम उठाए हैं जो कि बिल्कुल ही गैर आइनी और बैनुल-अक़वामी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, प्लस उसका नतीजे के तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान में तलख़ी बहुत बढ़ गई है, एक तनाव बढ़ा हुआ है और जंग का इम्कान को आप रद्द नहीं कर सकते। तो ये हालात ऐसे हैं जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रोल है, बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल को तो बनाया इसलिए गया है कि जब कभी दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी को कोई थ्रेट होगी तो सिक्योरिटी काउंसिल मामले पे गौर करके उस बारे में जो भी मुनासिब फ़ैसले हैं वो करेगी। तो पाकिस्तान ने आर्टिकल 35 के तहत अपना हक़ इस्तेमाल किया है और सिक्योरिटी काउंसिल का जलसा तलब किया है और हम समझते हैं कि इसमें कश्मीर जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में सिक्योरिटी काउंसिल कोई अहम फ़ैसला करेगी या कम से कम दुनिया की नज़र में ये इशू आएगा, क्योंकि आपसे जैसे मैंने कहा साल से सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पर गौर नहीं किया था। तो ये हमारी पेशरफ्त है और मैं समझता हूँ कि इसके कुछ ना कुछ अब पॉजिटिव नताइज बरामद होंगे। बिल्कुल सही पॉजिटिव नताइज बरामद होंगे। माजी में तो ऐसा हमने नहीं देखा, लेकिन उम्मीद है। खालिद साहब, जिस ट्वीट की मैं जिक्र कर रही हूँ, ये राजनाथ सिंह ने जो गीदड़ भभकी लगाई है और ये धमकियां लगा रहे हैं, जंगी जुनून ज़ाहिर मोदी सरकार पर सवार है। इस सूरत हाल में जब पूरी दुनिया भी जान चुकी है सलामती कौंसिल का 50 साल बाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास भी होने जा रहा है, तो भारत की जो हठधर्मी है और जो भारत की गीदड़ भभकियाँ हैं, इसका पाकिस्तान किस तरह जवाब दे? यहाँ पे जवाब से ज़्यादा अमल ज़रूरी है अभी इस टाइम पर।
आपने मुझसे पूछा जी खालिद साहब। इस वक्त जो हालात हैं, जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल में पिछले कुछ दिन से इंडिया बहुत ज़्यादा जारहाना अग्रेसिव हुआ हुआ, बेइंतहा फायरिंग हो रही है। और कल उनके जो कमांडर नॉर्दर्न कमांड हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह, ये क्यास किया जाता है कि ये इंडियन आर्मी के नेक्स्ट आर्मी चीफ बनेंगे। ये उस वक्त के DIG थे जब 2016 में फेक सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की थी इंडिया ने। उन्होंने जाके कमांडो बटालियन की, इंडियन आर्मी कमांडो बटालियन की ट्रुप्स को एड्रेस किया है और उनसे मिले हैं। कुपवाड़ा बिल्कुल हमारे नीलम वैली और जूड़ा के सामने। हम लोग तैयार हैं, हम कोई चांस ऐसा नहीं देंगे कि हमें कहा जाए कि हमने कोई इब्तिदा की। तो हम मुहतात हैं, हम देख रहे हैं। हम अगर वो कोई फ़ौजी कार्रवाई करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तो हम उसका जवाब देते हैं, हम पहल नहीं करते। तो इस हालात में ये जो एटमी धमके की देख रहा हूँ मैं स्टिकर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दी है। एटमी हथियार तो हमारे पास भी हैं। ये 1974 में इंडिया ने पहला धमाका किया था और हमने उसके जवाब में 1998 में जवाबी किया था। एटमी धमाके किए थे और 5 किए थे एक दिन, और फिर छठा 2 दिन वक्फे के बाद। जो इंडिया है उन्होंने हमसे पहले कोई 12 दिन पहले हमने किया था, तो हमने उसका जवाब दे दिया। इनको भी पता है हमारी कैपेबिलिटीज़ एटमी और सलाहियत, और उनको भी पता है हमारे पास जो बहुत क्लियर एडवांटेज है इंडिया के ऊपर, वो छोटे न्यूक्लियर हथियारों का है जो बैटलफील्ड में इस्तेमाल होने वाले हैं। और इंडिया को भी इसका मालूम है। इंडिया के पास इसके इक्विवेलेंट कोई ऐसे सब किलोटिन डिवाइसेस छोटे ताकत के बैटलफील्ड के ऊपर असरअंदाज होने वाले इंडिया के पास नहीं है। हमने इसके ऊपर बहुत ज़ोर दिया पिछले कुछ सालों में। हमारे मिसाइल्स हैं ऐसे, तो हम इनको काउंटर करेंगे। अगर ये धमकी दे रहे हैं, तैयारी हमें अपनी रखनी चाहिए। आपको पता पुलवामा के बाद दोनों तरफ से एटमी स्ट्राइक की था, और ये जो कह रहे हैं कि हम पहल नहीं करेंगे, इनको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने बहुत पहले सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल कर ली थी। जब रशिया और अमेरिका के दरमियान में एटमी तनाव था, इसमें फर्स्ट स्ट्राइक और फिर सेकंड स्ट्राइक उन्होंने कर ली हासिल। अमेरिकन ने पहले वो सबमरीन के थ्रू एटमी मिसाइल, सबमरीन के थ्रू न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करके अटैक कर सकते थे। उसकी लोकेशन भी बहुत मुश्किल है। हमने वो सलाहियत कुछ 2 साल पहले हासिल कर लिया। इंडिया ने 1-2 दफ़ा ट्रायल किया, लेकिन जो इनका जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, सबमरीन नहीं, अंडमान आयरन के नज़दीक वो डूब गई। वो उसका जो है उसका रिएक्शन, फोर्स रिएक्शन, उसमें उनके पास कैपेबिलिटी नहीं। ये हम उनके मुकाबले में वन अप हैं इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप खालिद साहब। भारत को ये इस तरह की गीडर पपकियाँ देने से पहले सोच लेना चाहिए कि वो खुद कितने पानी में हैं और उनके पास खुद कितनी सलाहियतें हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा तैयार रहता है, लेकिन पाकिस्तान जंग नहीं हम की बात करता है। ज़ाहिर सलामती कौंसिल का इजलास भी आज नाजरीन होने जा रहा है। 50 साल बाद कश्मीर की सूरत हाल पर आज ये इजलास होगा और पाकिस्तानी वक्त शाम 7 बजे ये बंद कमरे में इजलास शुरू होगा। सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाला दूसरा बड़ा इदारा है जो दुनिया में अमन और सलामती का ज़िम्मेदार है। जिसकी हम बात करें, उसके रुकन ममालिक की तादाद नाजरीन 15 होती है, जिनमें से 5 मुस्तकिल अरकान हैं। इन मुस्तकिल अरकान को हक़ तनसीख भी हासिल है, जिसकी रूह से सलामती कौंसिल में ज़ेर गौर किसी भी मसले के हल के लिए सादा अक्सरियत होने के अलावा ये भी ज़रूरी है कि 5 मुस्तकिल अरकान इस पर मुत्तफ़िक़ हों, वरना इस पर राय शुमारी नहीं हो सकती। इसके इख्तियारात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में बयान करदा हैं और उन्हें सलामती कौंसिल की क़रारदादों के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। और इख्तियारात का इस्तेमाल क़याम अमन की कार्रवाइयों के लिए, बैनुल अक़वामी पाबंदियों के क़याम और फ़ौजी कार्रवाई की इजाज़त के लिए किया जाता है। इस हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब की गई है, आइए पहले वो देखते हैं। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का वीडियो पैगाम भी इस हवाले से आया। उन्होंने कहा OIC ने मुतालबा किया है कि जो कर्फ्यू लगाया गया है भारत की जानिब से कश्मीर पर, वो उठाया जाए। अपने पैगाम में उन्होंने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं, फिर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के लिए आज एक और बहुत सफारती बड़ी कामयाबी है और मैं कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस्लामिक कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, जहाँ जद्दा में मैं गया और हमारी इंगेजमेंट हुई और उसके बाद उनका स्टेटमेंट आया, आज उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह मुतालबा किया है कि फिल फॉर भारत, हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू
हटाए और उस कर्फ्यू की वजह से जो कश्मीरियों पर जो इस वक्त जो मुश्किलात का वो सामना कर रहे हैं, वहाँ अद्वियात की जो किल्लत का सामना हो रहा है, जहाँ ग़िज़ा की किल्लत का सामना हो रहा है, जो लोगों को हस्पतालों तक पहुँचाने में दिक्कत हो रही है, उन्हें कुछ रिलीफ मिले। तो ये आज मुतालबा सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरी इस्लामी दुनिया का ये मुतालबा है और मैं तवक्को करता हूँ कि सलामती काउंसिल भी इस इस्लामी आवाज़ पर तवज्जो देगी। वज़ीर ख़ारजा को तो बड़ी तवक्को है कि यकीनन इसका कुछ नतीजा बेहतर निकलेगा और ये सलामती कौंसिल का जो 50 साल बाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास होने जा रहा है, ये बहुत बेहतर रहेगा। इसी पर हम बात करेंगे सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कश्मीर की जो सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास 50 साल बाद बुलाया गया है, आपको क्या उम्मीद है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या कार्रवाई हो सकती है? इतनी लंबी मुद्दत के बाद इस इजलास का होना पाकिस्तान के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत अहम है। हम इसका बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। ये गैर रस्मी इजलास होगा, बंद कमरे में होगा, लेकिन इसके लिए हमने बहुत कोशिश की। हिंदुस्तान ने ये कोशिश की थी कि किसी तरीके से ये इजलास ना हो, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम हुई। मैं समझता हूँ कि इस इजलास का होना मौजूदा पस मंज़र और तनाजुर में पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी अखलाकी, सियासी और सफारती फ़तह है, एक किस्म की पेशरफ्त है और उसके अलावा कामयाबी भी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन कामयाबी कहना इसलिए क़ब्ल अज़ वक्त होगा कि अभी इजलास से शुरू होना है। उन्होंने तमाम मसाइल के ऊपर बहस व तमहीज़ करनी है। ये मैं आपको बताऊं कि मैं ख़ुद सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका हूँ, तो वहाँ क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक ये होगा कि पहले ये सारे के सारे जो है सलामती काउंसिल के अरकान इकट्ठे होंगे, सेक्रेटरी जनरल या उनका कोई नुमाइंदा, मेरा ख्याल है कि सेक्रेटरी जनरल ही होंगे, और अनमुगिब के नुमाइंदे जो है वहाँ एक किस्म की जामे ब्रीफिंग देंगे, बताएंगे कि मकबूजा कश्मीर में क्या सूरत हाल है और जनूबी एशिया में क्या सूरत हाल है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान किस किस्म की कशीदगी पाई जा रही है, हिंदुस्तान ने क्या इक़दाम किए हैं और उनके क्या नताइज सामने आ रहे हैं। तो ये इब्तदाई बहस है, इसमें फ़ौरी तौर पर हमें फ़ैसले की तवक्को नहीं करनी चाहिए। अगर आ जाए तो कोई फ़ैसला आ जाए या कोई बयान आ जाए तो उसका हम खैर मकदम करेंगे, लेकिन वो बयान कश्मीरी ख्वाहिशात के मुताबिक होनी चाहिए और उसके बाद उसे जो ऑब्जेक्टिव सूरत हाल है, जो मारूजी सूरत हाल है कश्मीर में, उसकी अक्कासी करनी चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के लोगों का ताल्लुक़ है तो उनकी ये तवक्कुआत हैं कि पहला काम जो इस इजलास को करना चाहिए वो ये है कि हिंदुस्तान ने जो नस्ल कुशी का एक सिलसिला शुरू किया है मकबूजा कश्मीर में, वहाँ कब्ज़ा करने के बाद, एक मरतबा फिर कब्ज़ा करने के बाद और एक मरतबा फिर हमला करने के बाद उसे ख़त्म किया जाए। वहाँ नस्ल कुशी हो रही है, लोगों को कत्ल किया जा रहा है, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार करके या तो वहीं मकबूजा कश्मीर में रखा गया है या दिल्ली मुंतकिल किया जा रहा है मुख्तलिफ़ जेलों में। हमारे सियासी कारकुनान, उसके अलावा जो प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तलबा और तालिबात हैं, वकला हैं, ताजिर हजरात हैं, उनमें से बेशतर लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो ये गिरफ़्तारियाँ गैर कानूनी हैं। उसके अलावा इसी तरीके से औरतों की आबरू रेज़ी की जा रही है, लोगों को अद्वियात नहीं मिल रही हैं, एक इंसानी बहरान है वहाँ, लोग फाका कशी के ऊपर मजबूर हैं। जो भी जिन अशिया खुर्दनी हैं या दूसरी जो उनकी भी कमी है, उनकी भी कमी है, बहुत तंग कर दी गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मसूद साहब, जिंदगी तंग है कश्मीरियों पर। शाहिद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी मसूद साहब की। अब ये जो आज इजलास होगा सलामती कौंसिल का, और अपनी गुफ्तगू में हमने जिक्र किया कि 1964 में जो इजलास हुआ था सलामती कौंसिल का, उसमें आप भी शरीक थे। इजलास में किस तरीके से बहस होती है और ये बहस कितने रोज़ तक जारी रहती है, काम किस तरीके से किया जाता है, ये सलामती कौंसिल के इजलास के बारे में सर थोड़ा बताइएगा। देखिए, इसमें कोई चीज़ पहले से इसमें बारे में हम नहीं कह सकते। अब ये उस पर है कि जो मुख्तलिफ़ मुल्कों के नुमाइंदे हैं वो किस हद तक अपने बयानात देते हैं, मुख्तसर बयान देते हैं या खामोश रहते हैं। वो 64 की डिबेट में तो हमारी तरफ से भुट्टो साहब ने कोई एक हफ्ते तक अपने आर्गूमेंट दिए, उसके बाद एक तक इंडिया वालों ने अपने आर्गूमेंट दिए, उसके बाद औरों ने तकरीरें की। तो ये नहीं कि हम इस बारे में
पहले से नहीं कह सकते कि किस तरीके से सेशन जाएगा, लेकिन मैं आपको कॉम्पोजिशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 मुस्तकिल मेंबर हैं जिनके पास वीटो है। वीटो का मतलब ये है कि कोई रेजोल्यूशन जो है उसकी अगर वो मुखालफत करते हैं तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता, लेकिन 15 में से भी 9 की मेजॉरिटी चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो 10 मुल्क हैं उनमें से 3 अफ्रीका से और 3 यूरोप से, 2 एशिया से, 2 अमेरिका से हैं। इनमें से 3 जो हैं वो OIC के मेंबर हैं, इंडोनेशिया, कुवैत और आइवरी कोस्ट। तो उम्मीद तो हमें यही है कि कम से कम जो OIC मेंबर हैं वो उनका इस बारे में मस्बत रवैया होगा, बल्कि वो पाकिस्तान की हिमायत करेंगे। हिमायत हमारी क्या करेंगे, असल में कश्मीर के कॉज के बारे में अपनी तशवीश का इजहार करेंगे, और इंडिया ने जो नाजायज़ बातें की हैं और गासबाना बातें की हैं उसके बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात या मुखालफत का इजहार करेंगे। तो ये चीज़ बहुत अहम है। लेकिन साथ ही में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि बहुत आप उम्मीदें मत कीजिए, क्योंकि जो ऑन द होल सिचुएशन है सिक्योरिटी काउंसिल में वो बहुत हमारे हक़ में नज़र नहीं आती, क्योंकि 5 में से जो 4 सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं उनका रवैया जो है वो अगर भारत के हक़ में नहीं है तो कम से कम हमारे हक़ में भी नहीं है। सिर्फ चीन हमारे साथ है, और बाकी जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनमें से भी क्लियर नहीं कि 2, 3, 4 कितने हमारे हक़ में होंगे। तो मैं इसलिए ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बड़ी तेज़ी के साथ उम्मीदें बांधने लोग शुरू कर देते हैं, फिर बाद में एक पोस्टमार्टम होता है। एक मुश्किल मसला है। असल अहमियत यह है उन मुमालिक को अपना नैरेटिव बयान करने के लिए क्या किया जाए? देखें, वो हम तो नैरेटिव का ही तो सबसे, मैं समझता हूँ इस काउंसिल की जो सेशन की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि कश्मीर इशू जो कि बिल्कुल निगलेक्टेड था, बैकग्राउंड में था, अब सेंटर स्टेज में आ गया। UN सिक्योरिटी काउंसिल इज़ द हाईएस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, तो इसका वहाँ आना बजाते खुद एक बड़ी कामयाबी है और कश्मीर कॉज को तक़वियत देगी। सही, बिल्कुल सही, ये बहुत बड़ी कामयाबी तो है, लेकिन ज़ाहिर है आप कह रहे हैं ज़्यादा उम्मीदें लगाई ना जाएं। खालिद साहब, आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में कामयाबी भी है, सिफारती फतह भी है, लेकिन जो तरीक़ेकार है, जो रुकन ममालिक हैं जो कि मुस्तकिल अरकान हैं सलामती कौंसिल के, वो किस तरीके से हमारा साथ दे सकते हैं? पाकिस्तान क्या करे नैरेटिव मजबूत करने के लिए, कश्मीर की आवाज़ को मज़ीद बुलंद करने के लिए पाकिस्तान का किरदार क्या होना चाहिए सर? पाकिस्तान इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि कल जो ब्लैक डे मनाया गया 15 अगस्त इंडिया के रिपब्लिक डे, थ्रू आउट पाकिस्तानियों ने और कश्मीरियों ने, जिसमें मकबूजा कश्मीर के भी मुसलमान शामिल हैं, ख़ास तौर पे इंग्लैंड में, UK में, अमेरिका में, फ्रांस में बड़े बड़े इज्तिमा किए हैं, और इनके कैपिटल सिटीज़ में उन्होंने मुजाहरे किए हैं, इंडियन कॉन्सुलेट्स के सामने मुजाहरे किए हैं। उसके बाद जो इंग्लैंड में ट्राफाल्गर स्क्वायर में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर के लोग और मकबूजा कश्मीर के लोग ये वहाँ इकट्ठे हैं। मकबूजा कश्मीर के लोग क्रिकेट मैच में पाकिस्तानी झंडे लेकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे और पाकिस्तानी फ्लैग्स पहना हुए थे। तो ये तो कल बहुत बड़ी कामयाबी हमने हासिल की है कि विजिबल सपोर्ट एंड प्रोटेस्ट इंटरनेशनल लेवल पे हमने किया है उन कैपिटल्स में जो मैटर करते हैं। फ्रांस क्योंकि वो मेंबर है परमानेंट 5 में, USA क्योंकि परमानेंट 5 का मेंबर है, UK क्योंकि परमानेंट 5 का मेंबर है। जहाँ तक UK का ताल्लुक है, ये कश्मीर का मसला ही बेसिकली उन्हीं की वजह से है कि जब रेडक्लिफ ने गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की क्लियर मुस्लिम मेजॉरिटी को ख़त्म करने के लिए गुरदासपुर की तहसील जो बिल्कुल ज़्यादा एब्सोल्यूट मुस्लिम मेजॉरिटी थी शकरगढ़, वो सियालकोट में ट्रांसफ़र कर दी, फिर भी टच एंड गो था। तो वो दूसरे अल्फाज में वो आगे तक का सोच रहे थे। इसका मतलब है कि बीच में कॉन्स्पायरेसी हो रही थी महाराजा कश्मीर और जवाहरलाल नेहरू और जो इनके गुजरात काठियावाड़ के थे सरदार पाटिल, ये लोग और गांधी जी, ये तमाम ये पहले से पार्टी थे कि इल्हाक उसी वक्त हो सकेगा इंडिया के साथ या एक्सटेंशन उसी वक्त ये कर सकेंगे कि जब लैंड लिंक होगा। तो लैंड लिंक काट दिया गया और पठानकोट की तहसील वो भी मुस्लिम मेजॉरिटी थी, वो इंडिया को दी। ओवरऑल बिल्कुल थिन मेजॉरिटी बनी इंडिया की, और बल्कि अभी तक लोग कंटेस्ट करते हैं कि 41 के खालिद साहब, जाहिर है इससे पहले इस तरह की कोशिशें भी नहीं की गई ना
पिछली हुकूमतों की जानिब से इस तरह की कोशिशें भी नहीं की गई। यूके पार्टी है, हाँ यूके पार्टी है। रशिया पुराने ज़माने में 50-60 में वीटो करता रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। चाइना उस ज़माने में परमानेंट मेंबर नहीं था। चाइना को जो प्रेजेंट चाइना है, इसको इन्होंने वेस्ट की और अमेरिकन की ख़ास तौर पे अपोजिशन की वजह से इनको आने नहीं दिया, यूनाइटेड नेशन का मेंबर ही नहीं बनने दिया था। सही। जब से चाइना आया है तो चाइना के पास भी वीटो का हक है परमानेंट 5 में। और अब देखते हैं रशिया रिवील कर देगा अपने आप को कि किस तरफ है, उनके साथ है या हमारे साथ है। हमें उम्मीदें हो रही थी बिकॉज जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, ये जो सेंट्रल एशिया में कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इकट्ठे बैठे थे और बेतहा इनकी खुशगवार लहजे में गुफ्तगू हुई चलते हुए भी। तो उससे बड़ा मैं ज़ाती तौर पे यह समझता था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को रशिया का चक्कर लगाना चाहिए था। रशिया का चक्कर चांस था जिसे हमें ग्रैस्प करने देना चाहिए था। वो दौरा बड़ा ज़रूरी था। पॉइंट टेकन। शाहिद साहब, हम जो बात कर रहे हैं वो दीगर ममालिक के किरदार की बात है। अगर हम अमेरिका के किरदार की बात करें तो अमेरिका का किरदार आपको क्या नज़र आता है? क्योंकि जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन में और जो इज़राइल का रवैया है और जो इज़राइल का और भारत का गठजोड़ है, वो पाकिस्तान कई बार बता चुका है, चाहे वो कश्मीर में जुल्म ज़्यादती हो या पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो। तो अमेरिका जब इस बात पर खामोशी इख्तियार किए हुए है तो आप क्या समझते हैं कि कश्मीर पर अमेरिका का किरदार क्या होगा? देखिए, अब तक तो काफ़ी हमारे नज़र से उनका मनफी किरदार था, क्योंकि जो मुल्क ये कहता है कि ये कश्मीर का मसला जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में डिस्कस करें, इसका मतलब है वो उन्होंने अपना पहलू से हटा लिया और बिल्कुल लाताल्लुक़ हो गए, तो उसका हिंदुस्तान को फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन अभी पिछले हमारे प्राइम मिनिस्टर की ट्रंप की मुलाकात के बाद ट्रंप ने ये जो बयान दे दिया कि मैं मीडिएशन और आर्बिट्रेशन या जुडिकेशन के लिए हाजिर हूं अगर मुझे कहा जाए, और ये भी लेकिन शाहिद साहब ऐसी पेशकश तो माजी में भी दी जा चुकी है, सजेशन दी थी। ऐसी पेशकश अमेरिका की तरफ से कम पिछले 40 साल में नहीं आई है। तो ये पेशरफ्त थी और यकीनन ये इंडिया के ख़िलाफ़ गई थी और इंडिया ने फ़ौरन इस बात को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा अमेरिकन मीडिएशन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन देखिए, उससे रवैये में तब्दीली तो नज़र आई ना। और मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन होगा उसमें अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव यकीनन अपने सदर की जो उन्होंने पोजीशन ली है उसको कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर सकता ना। तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि अमेरिका का रवैया सिक्योरिटी काउंसिल डिस्कशन में ज़्यादा पॉजिटिव होगा और कम से कम वो ये इस बात पे इसरार करेंगे कि इस मसले को हल करने के लिए अगर अमेरिका भी कोई रोल अदा कर सकता है तो वो तैयार है, और ये चीज़ हमारे हक़ में जाएगी और इंडिया के ख़िलाफ़ जाएगी। बाकी अभी रूस का जिक्र हुआ, रूस ने 4-5 दिन पहले स्टेटमेंट इशू कर दिया है इंडिया के हक़ में, तो वो तो उनसे तो आप ज़्यादा उम्मीदें मत रखें। मैं समझता हूँ बरतानिया और फ्रांस की भी बड़ी एम्बिगुअस पोजीशन है, अभी तक उन्होंने कोई पोजीशन नहीं ली है, और गालबन वो भी इस खम की बात कहेंगे कि ये तो बायलैटरल इशू है वगैरह, जो इंडिया के फेवर में जाता है। इसके बावजूद सिक्योरिटी काउंसिल में इस इशू का डिस्कस होना बजाते खुद एक हमारी पेशरफ्त है और एक कामयाबी है। ठीक है, पेशरफ्त तो है, कामयाबी तो है, लेकिन अब ये कामयाबी वाकई अमलन किस तरीके से सामने आती है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया शाहिद अमीन साहब आपका। ब्रेक हम ले रहे हैं प्रोग्राम में, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे। मसूद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर खालिद साहब भी मौजूद हैं। इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। हम बात करें कश्मीर की सूरत हाल पर, जो सलामती कौंसिल का इजलास 50 साल बाद बुलाया गया है, और अब ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ ना कुछ अमलन कुछ ऐसा नतीजा खेज़ हम देखेंगे, और ये उम्मीद हर शख्स को है। हमारे साथ सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मसूद साहब, कल भारत का जश्न आज़ादी था जिसे पूरी मुल्क में भी यौम स्याह के तौर पर मनाया गया और पाकिस्तानियों ने कश्मीरी आवाम का साथ दिया। और कल हमने देखा कि यौम स्याह के मौके पर बरतानिया में जो सिख बरादरी, भारतीय आवाम और पूरी दुनिया से लोग पहुँचे और एहतजाज किया भारतीय हाई कमीशन के सामने। और इस तारीख़ी एहतजाज पर हमने देखा कि बच्चे, जवान, बूढ़े सब शरीक थे। आप किस तरह देख रहे हैं इस मूवमेंट को?
पहलू हैं। हिंदुस्तान ने बड़ी तवील जद्दोजहद के बाद सन 1947 में आज़ादी हासिल की थी और 15 अगस्त सन 1947 को ये आज़ादी उन्हें नसीब हुई। हर साल जो है वो यौम आज़ादी मनाते हैं, लेकिन उनका जुर्म ये है कि 2 महीने के बाद, यानी सन 1947 में आज़ादी हासिल करने के 2 महीने के बाद उन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और वो आज तक काबिज़ हैं। और सिर्फ कब्ज़ा नहीं किया, बदतरीन जुल्म किया है कश्मीर के ऊपर उन्होंने। तो इसलिए हमने इसे यौम स्या मनाया, कश्मीरियों ने बनाया, पाकिस्तान के लोगों ने बनाया, दुनिया भर में जो पाकिस्तानी और कश्मीरी आबाद हैं उन्होंने इसे यौम स्या बनाया। और मकबूजा कश्मीर के लोग तो जो है उनके लिए तो था ही यौम स्या, क्योंकि हिंदुस्तान ने उसके इर्द गिर्द जो है एक अंधेरे की चादर लपेटी हुई है और उस पर्दे में वो उनके ख़िलाफ़ जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। तो दूसरे ये है कि इसलिए भी ये यौम स्या कहना मौजू था कि क्योंकि उन्होंने अभी हाल में 5 अगस्त को जो इक़दाम किए हैं, जो थोड़े बहुत हुकूक कश्मीरियों के मकबूजा आबादी के तौर पर रह गए थे वो भी दिन दहाड़े उनसे छीन लिए और कहा कि तुम अपने घर में बेघर हो, अपने वतन में बेवतन हो, आपकी ज़मीन हमारी ज़मीन है, हिंदुओं की ज़मीन है, अगर आप मुसलमान हैं तो ये आपका कसूर है, हम आपकी आबादी को घटाएंगे, आपकी के तनासुब को घटाएंगे और एक मुसलमान रियासत को गैर मुस्लिम रियासत बना देंगे। तो जहाँ तक तहरीक का ताल्लुक़ है, आपने पूछा है, ये तहरीक जो है वो सारी दुनिया में फैलेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े अखबारात हैं उन्होंने जो इदारिये लिखे हैं या मज़ामीन लिखे हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत की है और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने अपने जंगी जनून में इस पूरे ख़ित्ते को जंग की भट्टी में झोंक दिया है और इलाके के लिए और दुनिया के लिए नए ख़तरात पैदा कर दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तहरीक है ये सिर्फ़ अब महदूद नहीं है पाकिस्तानियों और कश्मीरियों तक जो सारी दुनिया में रहते हैं, बल्कि इसमें जो आपने देखा होगा कि वो लंदन हो, ब्रसल्स हो, वाशिंगटन डीसी हो या बाकी जगह जो है, न्यूयॉर्क जो है, और उसमें आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे होने वाले, ये सारी दुनिया में फैल गई है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान ने 5 अगस्त को जो फ़ैसले किए हैं उसने ख़ुद इस मसले को बैनुल-अक़वामी सतह पे उठा दिया है और बैनुल-अक़वामी बरादरी सोचने पे मजबूर हो गई है कि अगर एक कुर्राए अर्ज़ के एक हिस्से में इतना जुल्म हो रहा है, इतनी ज़्यादती हो रही है, तो उन्हें उठ खड़े होना चाहिए। उठ खड़े होना चाहिए, बिल्कुल पूरी दुनिया उठ खड़ी हुई भी है। मसूद साहब, कश्मीर पर जो मौजूदा हुकूमत के इक़दाम हैं, जो कारकर्दगी है, उससे आप मुतमईन हैं? आप भी सिफारतकार रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं हुकूमत के इक़दाम को? उन्होंने कुछ इब्तदाई इक़दाम किए हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने हिंदुस्तान से ताल्लुक़ात, सिफारती ताल्लुक़ मुनक़ते तो नहीं किए, लेकिन उनको डाउनग्रेड किया है। उसके अलावा तजारती ताल्लुक़ात मुअत्तल किए, ख़त्म किए हैं और बस और ट्रेन सर्विस जो थी उसे ख़त्म किया है। ये भी उन्होंने इस इरादे का इजहार किया है कि अगर हिंदुस्तान ने अपने फ़ैसले वापस ना लिए तो ताल्लुक़ात और भी कशीदा हो सकते हैं और पाकिस्तान बहुत से इक़दाम कर सकता है। मैं समझता हूँ कि ये इब्तदाई कदम हैं, इनको आगे बढ़ाया जा सकता है और अगर हिंदुस्तान का रवैया जो है उसमें कोई लचक आती है, वो कश्मीरियों के दर्द का एहसास करते हैं और अपने गैर कानूनी इक़दाम को वापस लेते हैं, तो फिर पाकिस्तान जो है वो सोच सकता है कि क्या करे। लेकिन अगर हिंदुस्तान का यही वतीरा और तर्ज़ तो पाकिस्तान जो उसके पास जितने ऑप्शंस मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करेगा, हर किस्म का ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। और दूसरा ये है कि जो सिफारती महाज भी बहुत वसीम महाज है, यानी सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके बाद जनरल असम्बली है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल है और बहुत से इदारे हैं, दुनिया की पार्लियामेंट्स हैं जिनके पास आप जा सकते हैं, और फिर जो है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, दुनिया की जितनी पार्लियामेंट्स हैं उनकी एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है। और जो हिंदुस्तान जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है या जिस तरीके से वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की धज्जियाँ बखेर रहा है, क्योंकि वो गैर मुसल्लह निहत्ते लोगों को मार रहा है, तो इसके बारे में मुतल्लिक़ा फ़ोरम से पाकिस्तान का ये हक़ है कि वो उनके पास जाए और सदा एहतजाज बुलंद करे और उसके बाद इंसाफ मांगे। तो मैं समझता हूँ कि हम सही नहज पे हैं, सही जहत में हैं।
और देखिए कि आने वाले हालात में हम किस तरीके से इस हिकमत अमली को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसके लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा, बिल्कुल ऐसा ही, और पूरी कौम को जद्दोजहद करनी होगी। बिल्कुल सही मसूद साहब, आपने बिल्कुल सही बात की है। खालिद साहब, 10 से 12 रोज़ हो चुके हैं कश्मीर में कर्फ्यू लगे, वहाँ पर लोग महसूर हैं, ना अद्वियात हैं, ना खाना है, ना इलाज मुआवजा है, और जुल्म बर्बरियत की दास्तानें हिंदुस्तान ने रकम की हुई हैं। अब ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लग रहा है सलामती कौंसिल के इजलास में अगर कुछ बेहतरी हम की उम्मीद रखें तो क्या फ़ौजें वहाँ से वापस बुलाने के इक़दाम, और फिर 370 आर्टिकल जिसको ख़त्म किया है भारत ने, वो वापस हो सकता है? आपको क्या उम्मीद है इस सलामती कौंसिल के इजलास में कुछ हमें नतीजा खेज मिलेगा या नहीं? जैसे एम्बेसडर शाहिद भी शुरू में कह रहे थे कि हमें बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं होना चाहिए, जैसे वो कहते हैं अंग्रेज़ी में होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि जो परमानेंट 5 हैं, P5, उनके एटीट्यूड्स इसी तरह से है कि इवन यूनाइटेड स्टेट्स जब तक ये प्राइम मिनिस्टर की विज़िट नहीं हुई उस वक़्त तक ये कंटिन्यूसली पाकिस्तान को डीमोनाइज़ करते थे, टारगेट करते थे, हमें कहते थे हम सेंटर ऑफ टेररिज्म हैं, जबकि हम नहीं थे। तो ये एक फॉल्स फ्लैग, एक और चीज़ भी इसी के साथ है। आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि इंडिया एक और फॉल्स फ्लैग कर सकता है कश्मीर के अंदर, अपने एरिया के अंदर, लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर, वो दिखा के ये पाकिस्तानी फ़ौजियों ने किया है, यूनिफॉर्म वगैरह अपने ही फ़ौजियों को पहना के ऐसी हरकत भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। तो हमें मोहतात होना चाहिए, हमें तैयार होने, हमारे रिएक्शन बड़े क्विक होने चाहिए। तो आज के इजलास देखते हैं, अभी भी स्टार्ट होने में टाइम है, और हम पुरुमीद हैं कि हमारे लिए बेहतरी हो, लेकिन कर्फ्यू का उठाना बहुत ज़रूरी है। आप कह रहे थे 10 से 12 दिन, इनफैक्ट आज 12 दिन हो गए हैं, और ये 13वां दिन जा रहा है कि उनको शट किया हुआ अंदर। बिल्कुल। और इसी तरह का लंबा कर्फ्यू इंडिया ने किया था 1990 में, जब ये फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुई है दिसंबर 1989 में, उसके बाद पीक पे पहुंच गए 4-5 माह में। तो अप्रैल के महीने में मुझे याद है ये कर्फ्यू चला, कोई 20 या 21 दिन बाहर नहीं निकल सके। वो ये था कि बच्चों के लिए कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बिल्कुल इन्फेंट्स होते हैं कि जो आपको बाज़ार से लेनी पड़ती हैं, वो इन्होंने नहीं देना, और उनमें काफ़ी डेथ्स हो गई। ये और जगह जगह ये जो चेक पोस्ट अभी श्रीनगर जो लोग जब तक जाते रहे पाकिस्तानी, अभी बंद है, वो कहते हैं हैरान कुन नंबर ऑफ चेक पोस्ट हैं। और ये असद उमर जो PTI के हैं, ये बहुत साल पहले 90s में वहाँ गए थे, वो कहते हैं हर कोई किलोमीटर्स भी पहले या आर्मी की, या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, या सेंट्रल रिजर्व पुलिस की, या रेगुलर इंडियन आर्मी की चेक पोस्ट होती थी। हर जगह डॉक्यूमेंट दिखाओ, टैक्सी ड्राइवर जो भी है वो अपने डॉक्यूमेंट, हर जगह में डिले होती थी। ये क्यों था? बेसिकली लोगों को तंग करने के लिए था, टेंशन कॉज करने के लिए था। तो वो बहुत डिटर्मिन्ड है कश्मीरी। हमारे तक कम्युनिकेशन नहीं आ रही। कारगिल पे इंटरनेट चलता रहा था, कारगिल शहर में, वहाँ बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं कारगिल शहर में, और उन्होंने उनके नारे में सुन रहा था, जो वीडियो उन्होंने YouTube पे डाले कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, ये वो नारा लगा रहे हैं। और ये ट्रेजिकली, क्योंकि मेरी बटालियन ने ये सारा एरिया लिबरेट किया है, गिलगित स्काउट्स कहलाती थी, अभी 1st और 2nd NLI बटालियन हैं पाकिस्तान आर्मी की। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्राइड है कि गिलगित बल्तिस्तान को लड़ के इंडियन आर्मी से हासिल किया। जो ब्रिगेडियर घनसारा सिंह थे इंडियन आर्मी के और महाराजा के गवर्नर गिलगित में, उनको अरेस्ट किया, और फिर ये पूरा लद्दाख तक ही आगे गए थे, लेकिन फिर उनकी फोर्स बहुत हमारे ख़िलाफ़ आ गई थी। इसलिए कारगिल जो मुसलमानों का शहर है, और एक और चीज़ मैं कौम को बताता चलूँ, कारगिल से लद्दाख की लेह की तरफ जो जाते हैं, 14 किलोमीटर के बाद एक जगह आती है लामा यारू। वो पहला एक बस्ती है छोटी, जहाँ से बुद्ध स्टार्ट हो जाते हैं, मुसलमान एरिया ख़त्म हो जाता है। सही सही, बिल्कुल सही। बड़ी आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दे दी, और आपने जो जिक्र किया कि ज़ाहिर 1990 में भी एक बड़ा देखा था, जो कि स्पेल था तकरीबन 30 दिन, 30 से 31 रोज़ का। मसूद साहब, भारत 72 साल से ये जुल्म सितम कर रहा है कश्मीरियों पर, ज़ाहिर एक तवील वक्त है, लेकिन अब जो जुल्म किया है, जो कश्मीर की आइनी हैसियत को भारत ने तब्दील किया है, आपको क्या लग रहा है मौजूदा सूरत हाल देखते हुए कि जुल्म सितम बर्बरियत को ख़त्म करने का, ख़त्म होने का क्या वक्त आ गया है? भारत ने कश्मीर की कोई आइनी हैसियत तब्दील नहीं की। आइन तो उनका था, भारत का था, काबिज़ का आइन था, उसे तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी कबूल ही नहीं किया। वो आज़ाद कश्मीर के लोग हों या मकबूजा कश्मीर के लोग हों, उन्होंने कभी कबूल नहीं किया। ये हिंदुस्तान का यकतरफा
आइनी कदम था जो उन्होंने 47 में उठाया, जो 370 और आर्टिकल 35A है। आर्टिकल 35A के हवाले से मैं ये कहूँगा कि वो कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ हैं और वो कोई हिंदुस्तान ने उनको तोहफ़ा नहीं दिया था, और इसलिए जब हिंदुस्तान उनको छीनता है तो वो डाके के मुतरादिफ है, वो मतलब उनके उनसे ज़बरदस्ती छीन रहा है उनके हकूक़। तो दूसरा ये है कि ये जो है उसके इन इक़दामात से किसी किस्म की आइनी हैसियत तब्दील नहीं हुई, बल्कि आइनी नहीं, मैं ये कहूँगा कि उसकी जो कानूनी हैसियत है वो तब्दील नहीं हुई। ये अब भी मुतनाज़ा इलाका है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक और ख़ुद हिंदुस्तान के वादों के मुताबिक ये यकतरफ़ा इक़दाम नाकाबिल क़बूल है और गैर कानूनी है। ये मैं आपको बताऊं कि कश्मीरियों ने बहुत कुर्बानियाँ दे दी हैं। उन्होंने अपने लहू से तहरीक हुर्रियत रकम की है। अब ये दौर आ गया है कि सियासी और सिफाती ज़राए से उनके लिए इंसाफ हासिल किया जाए, और ये इंसाफ हासिल करने के लिए पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के लोगों ने तहिया किया है कि वो बैनुल-अक़वामी बरादरी के पास जाएंगे। उसका सिलसिला शुरू हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान भी अपने इक़दाम। आखिरी से सवाल, मसला कश्मीर पर जो हम देख रहे हैं दूसरे ममालिक का किरदार, वो कितना अहम है? मुस्लिम ममालिक का किरदार क्या होना चाहिए? और कश्मीर के मामले पर आलमी दुनिया को आप किस तरह देख रहे हैं, वो कैसा किरदार निभाएं? मैं ये कहूँगा कि जो हमारी कोशिश है वो सिर्फ सलामती काउंसिल तक महदूद नहीं होनी चाहिए, और भी फोरम्स हैं उनमें हमें जाना चाहिए, और हमें बहुत कभी तवक्को है कि मुसलमान ममालिक ख़ास तौर से जो खलीजी रियासतें हैं और जो इस्लामी ताउन तंजीम है, इसके तमाम अरकान जो हैं उन्हें पाकिस्तान की और कश्मीरियों की मदद करनी चाहिए और आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए, यानी ख़ुद इस्लामी ताउन तंजीम के अंदर या फिर अक़वाम मुत्तहिदा में जहाँ जहाँ वो मौजूद हैं उन्हें मसला कश्मीर के सिलसिले में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और हमारी मदद करनी चाहिए। हमें एहसास है कि मुसलमान ममालिक ख़ुद बहुत से मसाइल का शिकार हैं और बाज़ जगहों पर खाना जंगी है या कुछ ममालिक के दरमियान जंग जारी है, तो उनकी तवज्जो बटी हुई है। लेकिन इसके बावजूद इस्लामी ताउन तंजीम ने सन 1990 से लेकर अब तक हर साल जो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बात की है, मसला कश्मीर के पायदार हल की बात की है, हुकूक इंसानी की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं कश्मीर में उनकी मजम्मत की है, बिल्कुल, और वहाँ जंगी जराइम के ख़ात्मे का मुतालबा किया है। अभी हाल ही में इस्लामी ताउन, लेकिन आप जो है ना दिया है कि वहाँ बिल्कुल मसूद साहब आप तमाम तर मुस्लिम होना होगा। बहुत शुक्रिया आपका भी, ब्रिगेडियर उमर खालिद उमर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ना सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को कश्मीरियों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि भारत के इस गाज़बाना कब्ज़े को, इस डाके को पूरी दुनिया के सामने ना सिर्फ बेनकाब किया जाए बल्कि इस कब्ज़े को छुड़ाया जाए। इसी दुआ के साथ, उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह आपसे होगी पीर को मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।